नमस्कार दोस्तों, वीडियो पूरा देख के जाना। नंबर बढ़ाने की ज़िम्मेवारी हमारी है, ठीक है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। इसको मतलब इस सीरीज को लगाने के बाद में तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन ज़रूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन क्लियर के मतलब आगे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। इसको करने के बाद में ज़रूर से ही कर दोगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। 2022 का ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बीजाग संबंध है, यानी बीजाग का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीजाग का संबंध है लौह इस्पात उद्योग से। आगे देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। विस्तृत व्याख्या। बीजाग आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है। तो बीजाग क्या है? स्टील यहाँ पे प्लांट है, ठीक है? किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सॉरी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का पहला ऐसा तटीय भारत का पहला ऐसा तटीय एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र है जिसे गहरे बंदरगाह का सीधा लाभ मिलता है, ठीक है? भारत का पहला लौह तटीय ऐसा संयंत्र है जिसे गहरे बंदरगाह का सीधा लाभ मिलता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन भी आपको बना के पूछ सकता है। यहाँ से उत्पादित इस्पात को आसानी से समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात किया जाता है, आसानी से यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना 1971 में किया गया था, ठीक है? भारत का प्रमुख तटीय इस्पात संयंत्र है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है बिजाग बराबर बंदरगाह प्लस लौह इस्पात के है। बिजाग बराबर बंदरगाह प्लस लौह इस्पात, दोनों समुद्र तट पर बसा इस्पात नगर है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। बुंदेलखंड में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। यहाँ पे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है। बुंदेलखंड कहाँ का मध्य भाग है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है। सुरक्षा कारण, जल संसाधन की कमी तथा ऐतिहासिक सुरक्षा रणनीतियों के कारण लोग एक साथ मिलकर समूह में रहते हैं, इसे गुच्छित बस्तियां कहते हैं। एक साथ समूह में लोग मिलकर रहता है, इसे क्या कहता है? गुच्छित बस्ती कहा जाता है। नागालैंड और मध्य भारत में ऐसी बस्तियां पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? नागालैंड और मध्य भारत में गुच्छित वाली बस्तियां पाई जाती है, ठीक है? जल की कमी, सुरक्षा हो गया, लोग पास पास मकान बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? गुच्छित बस्ती बोला जाता है, ठीक है? देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, इसमें से उत्तर भारत में कौन अवस्थित नगर है? तो 3 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आगरा। आगरा जो है उत्तर भारत में अवस्थित है, ठीक है? आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में जमुना नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध मध्यकालीन ऐतिहासिक नगर है, ठीक है? आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है? जमुना नदी के किनारे, यहाँ पे देख सकते हो। मध्यकालीन ऐतिहासिक नगर है जो उत्तर भारत के यहाँ पे विशाल मैदान में आता है, जबकि पुणे जो है महाराष्ट्र पश्चिमी भारत हो गया। पुणे तो महाराष्ट्र पश्चिम भारत में हो गया। मैप पर भी आप देख लेना, पुणे कहाँ मिलेगा? पश्चिम भारत में मिलेगा, ठीक है? महाराष्ट्र में। चेन्नई हो गया तमिलनाडु, दक्षिण भारत में हो जाएगा। कोची केरल दक्षिण भारत में स्थित हो जाएगा, जो कि और सब ऑप्शन में दिया हुआ था। आगरा एक प्रमुख ऐतिहासिक मध्यकालीन पर्यटक नगर का उत्तर उदाहरण है, मतलब यहाँ पे पर्यटन नगर भी है, मंदिर होने के कारण से और सारी चीज़ें होने के कारण, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो गाजियाबाद किसका उदाहरण है? 4 का कितना आंसर हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी। गाजियाबाद जो है सैटेलाइट अनुषंगी नगर का उदाहरण है, सैटेलाइट अनुषंगी नगर का उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए, सैटेलाइट नगर बड़े महानगरों की जनसंख्या और आवास दबाव को कम करने के लिए उनकी आसपास विकसित किए गए शहरों को अनुषंगी सैटेलाइट नगर कहते हैं। दिल्ली के निकट स्थित गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम फरीदाबाद दिल्ली के प्रमुख सैटेलाइट नगर है। मतलब इतना जगह का प्रमुख सैटेलाइट नगर है गुरुग्राम, ठीक है? गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव इसका प्रमुख सैटेलाइट नगर है वो। पटना के पास हाजीपुर और मुंबई के पास नवी मुंबई भी अनुषंगी नगरों के प्रमुख उदाहरण है। पटना के पास कौन हो गया? हाजीपुर हो गया। मुंबई के पास नवी मुंबई हो गया। इसको अनुषंगी नगरों के प्रमुख उदाहरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखने, ज्वार उत्पादन अग्रणी राज्य कौन है? ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो 5 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1। ज्वार में सबसे ज़्यादा वो उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। इसका देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन विस्तृत व्याख्या में। भारत में कुल ज्वार उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है, मतलब जो दुनिया भारत में जितना भी ज्वार होता है ना, उसका आधा से ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। आधे से ज़्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र में होता है, ठीक है?
ज्वार एक प्रमुख शुष्क मरुस्थलीय अर्धशुष्क क्षेत्र की फसल है जो काली और बलुई मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है। कौन सी मिट्टी में? काली और बलुई मिट्टी में। काली और बलुई मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। यहाँ पे देखो कर्नाटक और राजस्थान इसके अन्य प्रमुख उत्पादन है। कर्नाटक में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। राजस्थान में क्योंकि वहाँ पे बलुई मिट्टी पाया जाता है। भारत में मोटे अनाजों में ज्वार क्षेत्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ये सबसे महत्वपूर्ण फसल है, मोटा अनाज के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? यानी हरित क्रांति में सबसे अधिक कौन फसल का उत्पादन किया गया था? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, गेहूं का। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत इससे पहले भी हम लोग हरित क्रांति के बारे में दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसी तरह एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए PYQ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1960 के दशक में यानी 1966-67 में शुरू हुई हरित क्रांति। हरित क्रांति कब हुआ था? दशक पूछेगा तो 1960 और सन पूछेगा तो 1966-67 में शुरू हुआ था। HYV क्या लिखा है? ग्रीन रिवोल्यूशन में HYV उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं के प्रयोग से गेहूं का उत्पादन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा। किस किस चीज़ों पर ध्यान दिया गया था? उपज देने वाले बीज, अधिक उत्पादन वाला बीज पर ध्यान दिया गया था, रासायनिक उर्वरक पर ध्यान दिया गया था, सिंचाई की सुविधा पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ पर ध्यान दिया गया था। अभूतपूर्व रूप से बढ़ा था। क्या बढ़ा था? गेहूँ का उत्पादन जो है अभूतपूर्व रूप से बढ़ा था। इसे गेहूँ क्रांति भी कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम भारत, उत्तर प्रदेश के प्रमुख गेहूं केंद्र है। सॉरी, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख केंद्र है गेहूं का। ठीक है, देखो अगर पूरा दुनिया में पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम लेना है। किसका? नॉर्मन बोरलॉग हो गया। अब भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो गएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में भारत में चाय की खेती कहाँ प्रारंभ हुई? कहाँ से आरंभ हुई? चाय का खेती कहाँ से शुरू हुआ था? 7 का कितना राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र घाटी से चाय का खेती शुरू हुआ था। ब्रह्मपुत्र घाटी से। सीख इसका देखते हैं विस्तृत व्याख्या। भारत में चाय की व्यावसायिक खेती की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 1840 के दशक में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी तथा दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर शुरू किया गया था। देखो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी तथा दक्षिणी भारत के नीलगिरी में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यहाँ पे देख लेना इसको थोड़ा सा। ये जो है चाय की खेती के लिए कितना तापमान कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। चाय की खेती के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री चाहिए। अब वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर इसकी वर्षा चाहिए। भूमि कैसा होना चाहिए? ढलुआ भूमि होनी चाहिए जहाँ पानी ना रुके। ठीक है, वहाँ पे पानी डाले फिर तुरंत वहाँ से पानी निकल जाए। ठीक है, ऐसा जगह चाहिए चाय की खेती के लिए, इसलिए पहाड़ी एरिया पर ज़्यादा ये लगाया जाता है। देखिए भद्रावती का संबंध है इसमें। भद्रावती का किससे संबंध है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। भद्रावती का संबंध है लौह इस्पात से। ठीक है, लौह इस्पात से संबंध है भद्रावती का। अगला इसमें किसका विस्तृत व्याख्या है? कर्नाटक के शिमोग जिले में स्थित भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क स्थित कहाँ है? कर्नाटक के भद्रावती में है। कर्नाटक के भद्रावती जिला में विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क स्टील है, VISL स्थित है। यह संयंत्र कुद्रेमुख और बाबा बुदन पहाड़ियों से लौह अयस्क प्राप्त करता है। कहाँ कहाँ से लोहा प्राप्त करता है? कुद्रेमुख और बाबा बुदन के पहाड़ियों से लोहा प्राप्त करता है। यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात संयंत्र है। कर्नाटक भद्रावती में है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्लस यही देख लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में किस पतन को स्वेज मार्ग प्राप्त होता है? सॉरी, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है? तो 9 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ये, कोची को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कोचीन को प्राप्त होता है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या है यहाँ पे? केरल के तट पर स्थित कोची पतन अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्ग के अत्यंत निकट है। किसके निकट है? कोची पतन अरब सागर के प्रमुख निकट है, अरब सागर के समुद्री मार्ग के निकट है। ठीक है, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से यूरोप और भारत के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ठीक है, इसको कई बार हम लोग देखे हुए हैं 7000 किलोमीटर दूरी को, जिसका सीधा सीधा भौगोलिक लाभ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोची और मुंबई पत्तनों से मिला है। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसकी रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? अरब सागर की रानी कोची को बोला जाता है। ठीक है, एक प्राकृतिक कायाल पर बना बंदरगाह है। किस पे? प्राकृतिक कायाल पे बना बंदरगाह है। निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? देखो गुजरात में कौन नहीं है तो नासिक कहाँ है पहले ये बताओ। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नासिक जो है महाराष्ट्र के साइड में आपको देखने को मिलेगा। नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
धार्मिक एवं औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है? धार्मिक और औद्योगिक नगर है। जबकि सूरत हीरा तराशने व वस्त्र उद्योग। सूरत में क्या होता है? हीरा को तराशा जाता है, वस्त्र उद्योग होता है सूरत में। और उसके बाद में राजकोट और कांडला दीनदयाल पोर्ट जो है बंदरगाह सभी गुजरात में अवस्थित है। और जो ये कौन सा बोला, नागपुर नासिक जो गुजरात में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी समस्याएं जल संसाधन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसका व्याख्या देखते हैं। असमान वितरण। मेघालय में अत्यधिक वर्षा तो राजस्थान में सूखा होता है। भारत में जल संसाधन 3 प्रमुख गंभीर समस्याओं से त्रस्त हो। कहीं ज़्यादा बारिश होता है, कहीं बारिश नहीं होता है, उसको बोलते हैं असमान वितरण। उपलब्धता में कमी। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण प्रति व्यक्ति जल की कमी होता है। ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है, जिसके कारण से जल क्या हो रहा है? जल की कमी हो रहा है। संरक्षण व प्रदूषण। जल स्रोतों का दूषित होने तथा वर्षा जल का संचयन का अभाव। जो पानी है उसको भी लोग दूषित कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में जल संचयन का अभाव भी है, जल का संचयन भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर में निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? भाई साहब कितना बार हम लोग पढ़े हैं? बेलाडीला कहाँ है? 12 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है। विस्तृत व्याख्या। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बेलाडीला उच्च श्रेणी के हेमेटाइट और लौह अयस्क के प्रसिद्ध है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, जो उच्च श्रेणी का लौह अयस्क है। यहाँ का अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान में पोर्ट किया जाता है, जापान में भेजा जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया में निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया से निर्यात किया जाता है। नोआ मुंडी व किरीबुरू झारखंड तथा बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। यहाँ पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है। बेलाडीला की पहाड़ियों का आकार बैल के कुब्बड़ जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम बेलाडीला पड़ा है। बेलाडीला पहाड़ी का आकार कैसा है? बैल के कुब्बड़ जैसा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बेलाडीला बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन रेडियो सक्रिय खनिज नहीं है? कौन रेडियो सक्रिय खनिज नहीं है? तो 13 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी रेडियो सक्रिय खनिज नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जरा देखते हैं। आणविक या परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए रेडियो सक्रिय खनिज का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय खनिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आणविक व परमाणु उत्पादन के लिए रेडियो सक्रिय खनिज का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा झारखंड में मिलता है। थोरियम केरल के तट पर बालू में मिलता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। जिरकोनियम तटीय बालू निक्षेपों में पाया जाता है। जिरकोनियम कहाँ पाया जाता है? तटीय बालू निक्षेपों में पाया जाता है। केरल के मोनाजाइट बालू में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है केरल के मोनाजाइट बालू में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 14 नंबर, सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए भाई साहब? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। उर्वरक के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन करने से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों का क्लियर हो जाता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको जहाँ से भी मिले करना जरूर हर क्वेश्चन का। झारखंड के धनबाद जिले में सिंदरी। सिंदरी किस जिले में है भैया? तो झारखंड के धनबाद जिले में है सिंदरी। यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का रासायनिक उर्वरक संयंत्र था, जिसकी स्थापना 1951 में फर्टिलाइजर के कब किया गया था? 1951 में इसका स्थापना किया गया था। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एफसीआई द्वारा की गई थी। यहाँ मुख्य रूप से अमोनिया सल्फेट व यूरिया का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? मुख्य रूप से अमोनिया सल्फेट और यूरेनियम का उत्पादन होता है। सिंदरी झारखंड में है। रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। 1951 में इसका स्थापना होता है। सिंदरी का स्थापना 1951 में कहाँ है? झारखंड जी राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में अरेबिका संबंध है, कई बार बताया गया है। अरेबिका किससे संबंधित है? तो 15 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो गया। अरेबिका कॉफी से संबंधित है। अरेबिका उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी का एक किस्म है। यह बहुत हाई क्वालिटी वाला कॉफ़ी का किस्म है। भारत में उगाई जाने वाली अरेबिका कॉफ़ी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा मांग है, इसका अधिक मांग है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट में इसका, ठीक है। इसके अलावा जो है रोबस्टा और लाइबेरिका में कॉफ़ी की प्रमुख किस्म है। भारत में कर्नाटक का कॉफ़ी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य है। भारत में कॉफ़ी शुरुआत यमन से लाए गए बीजों द्वारा कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों पर हुआ था। यानी भारत में सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ उगाया गया था? बाबा बुदन की पहाड़ियों पर उगाया गया था। शुरुआत यमन से लाए गए बीजों के द्वारा था। यमन से लाया था लो, इसका जो सीड है कहाँ से आया था? यमन से। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को हम लोग। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादक राज्य कौन है? 16 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जूट उत्पादन राज्य है असम।
इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या। जूट जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जूट को क्या कहा जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। आर्द्र और गर्म जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। जूट कैसे जलवायु में उगाया जाता है, आर्द्र और गर्म जलवायु में उगाया जाने वाला फसल है। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, सॉरी, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं इसको भी। हुगली जो है, हुगली नदी घाटी वेस्ट बंगाल में, ब्रह्मपुत्र असम में है, जूट के उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। यानी हुगली नदी घाटी के पास भी वेस्ट बंगाल में जूट होता है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी असम के पास में भी जूट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में स्थित है, भैया मेरठ महाराज किस राज्य में है, चले जाओ 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है। मेरठ उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक व महानगरीय शहर है, महानगरीय शहर है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। कैंची औजार उद्योग के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है मेरठ, कैंची औजार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कैंची सबसे ज़्यादा मेरठ उत्तर प्रदेश में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगरीय जनसंख्या कहा जाता है। महानगर किसको बोला जाता है, जिस नगर में, महानगरीय शहर उसको बोला जाता है जिसमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाता है। इस अगला क्वेश्चन कौन है, नीरू 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 मीरू संबंधित है, नीरू मीरू किससे संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नीरू मीरू जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। जल संभर प्रबंधन से कौन संबंधित है, नीरू मीरू जो है जल संभर प्रबंधन से संबंधित है। इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। विस्तृत व्याख्या में नीरू मीरू जल और आप, नीरू का मतलब जल, मीरू का मतलब आप, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख जल संभर विकास कार्यक्रम है। नीरू मीरू क्या है, आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया था, एक कार्यक्रम है जल संभर के लिए। इसके तहत स्थानीय लोगों के सहयोग से चेक डैम, रिचार्ज कुएं और तालाब बनाकर उसमें जल का संचयन किया जाता है। क्या किया जाता है, जल को संचयन किया जाता है। राजस्थान में अरवारी पानी संवाद तथा तमिलनाडु में घरों में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया गया है। अरवारी पानी संवाद कहाँ है, याद रखना राजस्थान में है। अरवारी पानी संवाद राजस्थान में है, ध्यान से सुनते जाना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, लूनी नदी की प्रवाह किस दिशा में होती है, भाई साहब किस दिशा में लूनी नदी बहता है, तो 19 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। पश्चिम दिशा में लूनी बहती है। इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या। लूनी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। पूछेगा, लूनी नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलता है, कहाँ से, राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण गुजरात में क्या हो जाता है, ये कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो जाता है। कहाँ विलुप्त हो जाता है, तो कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो जाता है, गुजरात में विलुप्त हो जाता है। बाड़मेर के बलातूर इसका पानी मीठा होता है। बाड़मेर के बलोतरा तक इसका पानी मीठा है। बलोतरा तक जो नदी इसमें बहता है ना, बलोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, जिसके बाद यह क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए, तो रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए, सब कोई जानता है। 20 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाए, रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज। रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, सबसे पुराना कोयला का खनन क्षेत्र है रानीगंज कोयला खनन क्षेत्र, इसमें पढ़ाया गया होगा आपको। 1774 में इसमें खनन शुरू हुआ था। पूछेगा रानीगंज में कोयला खनन कब शुरू हुआ था, 1774 में शुरू हुआ था। यह गोंडवाना के लिए बिटुमिनस कोयला का एक प्रकार है बिटुमिनस कोयले के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। दामोदर घाटी कोयले के क्षेत्र में रानीगंज व झरिया सबसे महत्वपूर्ण है। कौन, दामोदर घाटी, रानीगंज व झरिया सबसे ज़्यादा कोयला के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख लो, रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया बोकारो झारखंड में, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़, याद रखना। रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। 21 नंबर में, पानीपत तेल शोधक किस राज्य में स्थित है, चले जाओ भाई साहब। 21 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ए, पानीपत हरियाणा में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पानीपत तेल शोधक हरियाणा राज्य में अवस्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक बाजार आधारित आधुनिक रिफाइनरी है। ठीक है, इसे सलाया मथुरा पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। क्षेत्र आधारित डिगबोई असम तेल से भी संबंधित है। बाजार आधारित बरौनी बिहार में है। पानीपत कहाँ है, पानीपत हरियाणा। मथुरा कहाँ है, यूपी में है, तेल वाला है। आगे चलते हैं, सलाया मथुरा पाइपलाइन के सलाया अवस्थित है।
सलाया मथुरा पाइपलाइन, तो सलाया कहाँ अवस्थित है? 22 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सलाया गुजरात में स्थित है। हम लोग देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या। सलाया गुजरात राज्य के जामनगर कच्छ की खाड़ी के पास स्थित एक तटीय स्थान है। कहाँ है सलाया? गुजरात है, गुजरात में है। गुजरात के जामनगर कच्छ की खाड़ी में पास में स्थित एक तटीय स्थान है। यहाँ से आयातित कच्चे तेल को पाइपलाइन द्वारा मथुरा, उत्तर प्रदेश, पानीपत, हरियाणा और जालंधर रिफाइनरी तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, सलाया देखो गुजरात में है। कहाँ कहाँ तेल पहुँचाया जाता है इसे? मथुरा पहुँचाया जाता है, पानीपत पहुँचाया जाता है, जालंधर तक पहुँचाया जाता है सलाया से तेल। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, बल्लम काली नौका दौड़ संबंधित है। बल्लम काली नौका दौड़, भाई अजीब नाम है। बल्लम काली नौका दौड़ कहाँ होता है? सबसे पहले समझ लो ये नौका दौड़ कहाँ होता है भाई साहब? तो नौका दौड़ केरल में होता है। बल्लम काली नौका दौड़ केरल में होता है, बल्लाम काली नौका दौड़। आ जाओ एक्सप्लेनेशन में। बल्लाम काली केरल की पारंपरिक सर्प नौका दौड़ है। बाप रे, सर्प नौका दौड़ है, स्नेक बोट रेस है, जो ओणम त्यौहार के अवसर पर पुनमदा कयाल लेटू बैकवाटर में आयोजित की जाती है। इसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखो, केरल के बैकवाटर्स यानी कयाल आंतरिक जल परिवहन तथा पर्यटन दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ में। 24 नंबर, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय क्या है? पश्चिम, वेस्ट सेंट्रल मतलब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। रेलवे मंडल का मुख्यालय एक दिन पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एक उसका एक मतलब सिंगल उसी के लिए वीडियो को बना दिया जाएगा रेल मंडल के लिए। तो 24 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर। वेस्ट पश्चिम मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। यहाँ पे देखो हाजीपुर, यहाँ पे दे ही दिया है रेल मंडल को दिया है। हाजीपुर हो गया पूर्व मध्य रेलवे, पू दिया है तो याद रखना पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर अपू से पूर्व मध्य रेलवे हो गया। ठीक है, ईसीआर बिहार। चेन्नई दक्षिण रेलवे, चेन्नई किस साइड में है? दक्षिण साइड में है, तो दक्षिण रेलवे हो गया। कोलकाता किस साइड में? पूर्व में, पूर्वी रेलवे हो गया। ठीक है, तो हाजीपुर बिहार पूर्व मध्य रेलवे हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जनजाति किससे संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। भरमौर जनजाति किससे? गद्दी से संबंधित है। ये जनजाति कहाँ पाया जाता है ये बताओ? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर जनजाति को पाया जाता है। मुख्य रूप से गद्दी जो है जनजाति का मूल निवास करता है हिमाचल प्रदेश में करता है। एनसीईआरटी अध्ययन नियोजन एवं सतत पोषणी विकास से भरमौर एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के विशेष स्टडी दी गई है। कलन गद्दी जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब ऋतु के अनुसार क्या करते हैं? माइग्रेशन होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है लोग। गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों पर, सर्दियों में घाटियों में आ जाते हैं। गर्मी में कहाँ चले जाते हैं? ऊंचे पहाड़ी पर चले जाते हैं, सर्दी में नीचे वाले घाटी पे आ जाते हैं। 26 नंबर में, अल्पुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? अल्पुझा किस राज्य में है? तो 26 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अल्पुझा केरल में है। अल्पुझा किस राज्य में है? केरल में। विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। अल्पुझा जो है केरल का एक प्रमुख तटीय शहर एवं औद्योगिक केंद्र है। केरल का प्रमुख तटीय शहर औद्योगिक केंद्र है अल्पुझा। यहाँ नारियल के जट्टा, रेशे उद्योग, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए जाना जाता है। इसे पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? पूरब का वेनिस भी कहा जाता है, याद रखना। केरल भारत के कोयर नारियल जटा उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है। नारियल के जटा उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है? केरल करता है। केरल में कायर करता है। 27 में, पैकारा जल विद्युत परियोजना पैकारा जल विद्युत परियोजना है। 27 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। पैकारा जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में, याद रखना। देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। पैकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में पैकारा नदी पर बनाई गई दक्षिण भारत की एक बहुत पुरानी जल विद्युत है। ठीक है, पैकारा कहाँ है? जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर बनाया गया है, याद रखना। पैकारा जल विद्युत कहाँ है? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर बनाया गया है। इसका उपयोग नीलगिरी की आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। वहाँ से क्या किया जाता है? बिजली आपूर्ति किया जाता है। तमिलनाडु में मेतूर, कावेरी नदी तथा पैकारा नीलगिरी प्रमुख जल विद्युत केंद्र है। इसको भी याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन कितना है? क्या है? हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो हुबली क्या है? पश्चिम बंगाल। 28 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा हुबली कर्नाटक सूती वस्त्र का केंद्र। एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसका आंसर इधर से। ठीक है,
हुबली जो है कर्नाटक राज्य में स्थित दक्षिण भारत का एक प्रमुख सूती वस्त्र एवं रेलवे हब है। क्या चीज़ का सबसे बड़ा यहाँ पे मतलब हब है? सूती वस्त्र और रेलवे का हब है। हुबली जो कर्नाटक में है, जबकि हुगली पश्चिम बंगाल में। याद रखना, अगर कहेगा हुगली, कहेगा हुगली, हुगली कहेगा तब आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ग आता है, ट्रिक याद रखना है। पश्चिम बंगाल में ग आता है, हुगली में भी ग आता है, यानी ग वाला आएगा तो पश्चिम बंगाल वाला होगा, और ग वाला नहीं आएगा तो क्या होगा? कर्नाटक होगा। ब वाला कर्नाटक, ग वाला पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी अक्सर इन दोनों में क्या करते हैं? गलती करते हैं। यहाँ पर दे ही दिया है, हुबली जो है कर्नाटक सूती वस्त्र रेलवे हो गया, और हुगली हो गया पश्चिम बंगाल जूट उद्योग। सिंपल याद रखना, जिसमें ग आएगा ग वाला में लगाएंगे, यानी हुगली आया तो पश्चिम बंगाल, ग आ रहा है ग वाला में लगाएंगे। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 29 नंबर में टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना भाई साहब यहाँ पे फिर दे दिया, टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप है। क्यों है? देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। प्राकृतिक कच्चे माल जैसे बांस, बेंत या लकड़ी का रूप परिवर्तन करके उपयोग योग्य वस्तु बनाए विनिर्माण कुटीर उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक से जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं और जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। टोकरी बुनना हस्तशिल्प आधारित उद्योग है, हस्तशिल्प आधारित उद्योग है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रुक जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो है बांस काटना प्राथमिक प्राकृतिक से आ रहा है, टोकरी बुनाई द्वितीय हो गया, ये क्या होगा? द्वितीय हो गया। अगर उसको बेच देंगे तो हो जाएगा तृतीय व्यापार होगा, तृतीय विनिर्माण। बेचने बाद सेवा हो जाता है वो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 30 नंबर, नागासाकी उदाहरण है किसका? भाई साहब नागासाकी किसका उदाहरण है? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब तो क्वेश्चन पूछा ही गया था इसमें। तो नागासाकी उदाहरण किसके लिए है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। जापान में है, उस पर क्या किया गया था? बम गिराया गया था। यहाँ देखिए, जापान में स्थित नागासाकी एक प्रमुख सैनिक नौसैन्य पतन एवं विशाल जहाजरानी नगर है। सैनिक पतन वाला नगर है ये, जहाजरानी है। यहाँ मुख्य रूप से न तो केवल तेल पतन, न ही केवल मत्स्य पतन, और न ही अंतरेपी पतन है, अतः विकल्प डी हो गया। यहाँ देख लीजिए, सिंगापुर राटरडम जो है राटरडम नीदरलैंड में है। उसके बाद में होनोलुलु अंतरोपी पूर्णियात पतन के उदाहरण है। भाई साहब पूर्णियात पतन का ये उदाहरण है। देखिए, गैरिसन नगर का संबंध किससे है? 31 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। गैरिसन नगर का संबंध है छावनी से। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गैरिसन नगर या छावनी नगर वे नगर जो मुख्य रूप से सेना के निवास, प्रशिक्षण व सुरक्षा उद्योग के लिए बसाए जाते हैं। किसके लिए? मुख्य रूप से सेना के निवास, प्रशिक्षण व सुरक्षा उद्योगों के लिए बसाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अंबाला हो गया, जलंधर हो गया, महू हो गया, उधमपुर, बबीना, दानापुर प्रमुख गैरिसन नगरों के लिए प्रसिद्ध है। ये सब जगह याद रखने की जरूरत है। पटना के पास स्थित दानापुर छावनी बिहार का प्रमुख गैरिसन नगर है। बिहार में गैरिसन नगर कौन है? पटना के पास दानापुर छावनी है। पूछेगा बिहार में गैरिसन नगर कौन है? पटना के पास दानापुर छावनी बिहार का गैरिसन नगर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाला सुरंग कौन है? पेरिस और लंदन शहर को कौन सा सुरंग जोड़ता है? तो सुरंग नंबर चैनल टनल। कौन जोड़ता है? चैनल टनल सुरंग पेरिस और लंदन को जोड़ता है। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, चैनल टनल इंग्लिश चैनल के नीचे बनी एक भूमिगत समुद्री रेल सुरंग है जो ब्रिटेन, लंदन को फ्रांस, पेरिस से जोड़ते हैं। 50.5 किलोमीटर लंबी है। यह यूरोपीय व्यापार या यात्री परिवहन का मुख्य साधन है। देखिए यहाँ पर यूरोस्टर हाई स्पीड ट्रेन इसी चैनल टनल के माध्यम से लंदन से पेरिस तक का सफर करता है। कौन ट्रेन? यूरोस्टर ट्रेन हाई स्पीड का। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रदूषित मिलता है। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? 33 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सर्वाधिक प्रदूषण महानगर में, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा। 10 लाख वाले जनसंख्या को महानगर बोला जाता है। जहाँ ज़्यादा लोग, वहाँ ज़्यादा प्रदूषण होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। महानगरों में अत्यधिक वाहनों का घनत्व, औद्योगिक इकाइयाँ, कचरा उत्सर्जन और घनी आबादी के कारण वायु, जल, ध्वनि और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे दिल्ली हो गया, ये सब महानगर है। ठीक है, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा वहाँ पे। फिर क्या होगा भाई साहब? गंदगी तो वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? तो कुलगार्डी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 34 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगार्डी सोने के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है? कूलगार्ली जो है और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में बताना है इंडिया में सोने के खान को क्या कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बावजूद अपने विशाल स्वर्ण भंडारों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ पे दे ही दिया है, देखो इंडिया का, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उसका वो। रेखीय नगर का विकास होता है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए। रेखीय नगर जो नदी के किनारे, नदी के सहारे घर बना हुआ होता है उसे रेखीय नगर का विकास होता है वो। ठीक है, यहाँ देखिए, रेखीय प्रतिरूप जब मकान या बस्ती या किसी सीधी रेखा जैसे नदी के किनारे सड़क, रेल मार्ग या नहर के दोनों और एक पंक्ति में विकसित होता है तो उसे रेखीय बस्ती नगर कहते हैं। क्या सड़क के किनारे, रेल मार्ग या नहर के किनारे जब बना होगा ना, उसे रेखीय नगर कहते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे कई नगर रेखीय प्रतिरूप के उदाहरण हैं। सीधे यहाँ पे देखो, नदी, सड़क, रेलवे ट्रैक, मकान एक सीधी पंक्ति में, इसको रेखीय बस्ती होता है। नदी हो गया, सड़क हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, गंगा नदी के किनारे जो घर बना है, रेखीय नगर का उदाहरण है ये सब। ठीक है, हाँ, शानदार प्रयास सेट पूरा हुआ। थैंक यू।